लेटेस्ट जो चैप्टर की है चैप्टर 18 देखते हैं। एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 स्टेट एनी 4 पावर ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर की लिस्ट दी हुई थी, वो पावर्स की एंड पे कोई सी 4 उन्होंने कह दिया कि आप लिखते हैं। जो 4 आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है लिख दिया, सीधे सीधे 4 नंबर। एक नंबर की एक, यस 4 लाइनें 4 नंबर, सीधे सीधे मुफ्त के पूरे नंबर। इसमें नंबर नहीं कटते, इसमें राइटिंग मैटर ही नहीं करती, आपने किताब से उठा के एज इट इज छापना है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट लिस्ट एनी 5 प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट, रिड्यूस और डिस्टॉर्ट कंपटीशन इन पर्टिकुलर मार्केट थ्रू अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में इतनी सारी दी हुई थी, उन्होंने कहा कोई सी 5 बता दें। यानी जालिमों ने जहाँ जहाँ लिस्ट आई हुई है उसमें से पूछ डाला। अब ये ना एक अकड़ बकड़ बम्बे बो होता है कि एक चैप्टर 18 खोलेंगे तो उसमें 2 लॉ होंगे। हाँ, इन तीनों चैप्टर्स में 2-2 लॉज हैं, तो वो कंपटीशन से भी पूछ सकते हैं और वहाँ आर्बिट्रेशन से भी पूछ सकते हैं। फिर शायद एक फ़लसफ़ी आपको फेसबुक पे बैठ के बताएगा कि अगर पिछली दफ़ा कंपटीशन से आ गया तो इस दफ़ा आर्बिट्रेशन से आना है, इस दफ़ा आर्बिट्रेशन से आया है तो अगली दफ़ा कंपटीशन से आना है। ये चीज़ हमेशा वैलिड नहीं है। अभी उतना ट्रेंड डेवलप ही नहीं हुआ, 3 टोटल अटैम्प्ट्स हुई हैं। और दूसरा यही है कि ICAP कभी भी सरप्राइज़ देने की सलाहियत रखता है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो इतना ज़्यादा सोचें कि नहीं जी हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि लास्ट टाइम आर्बिट्रेशन नहीं पूछा तो इस दफ़ा उसे पूछ लिया जाए। दिस कैन हैपन कि वो दोनों को रिपीट कर दें। इवन दिस कैन हैपन कि वो एक चैप्टर से सवाल ही ना बनाए। तो कोई इस तरह का 100% ट्रेंड नहीं है। टिपिकली हमें क्या नज़र आ रहा है, ICAP एक सवाल बनाता है, उस एक सवाल में तीनों चैप्टर्स का एक एक पार्ट डाल देता है और ज़िंदगी आसान होती है। सवाल को देखते ही आपको पता लग जाता है रट्टे वाला सीधा सीधा सवाल है। ये पेपर के उन चंद स्टार्टिंग सवालों में से है जो बंदा जाते साथ ही कर रहा होता है कि यार ये 12, 13, 14 नंबर तो पक्के करूँ ना अपने। और बहुत होते हैं पेपर के स्टार्ट में ही आपको शुरू के 20 मिनट 15-20 मिनट में आपके हाथ में 12-13 नंबर आपने सिक्योर करके साइड पर डब्बे में डाल लिए होंगे, ये तो पक्के हो गए। कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट होता है। तो 5 वो उस तरह की चीज़ें पूछ ली और यहाँ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। ठीक है जी, मज़ीद इसमें देखते हैं। चैप्टर 17 की बात करके देख लेते हैं। Briefly explain when a person may be considered as offender by virtue of which such person may be punished under the provision of Prevention of Electronic Crimes Act 2016। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर बताएं कब एक बंदे को कहेंगे कि वो ऑफेंडर है बाय वर्च्यू ऑफ विच इस बंदे को पनिश किया जा सकता है। टेबल ऑफेंडर पूछ लिया। अब आप वही बात है कि 6 ऑफेंसेस से ऑफेंडर बना दें और ग्लोरिफिकेशन के नीचे वाला मैंने आपसे कहा था कि वो वाला आपने याद कर लेना है। तो टेक्निकली अगर आपको लगता है कि वो जालिम रट्टा नहीं पूछ सकते तो उन्होंने टेबल का एक पूरा कॉलम पूछ लिया। ये नहीं पूछा बताओ उनको सजाएं क्या होंगी, बताएं कब एक बंदा कंसिडर किया जाएगा ऑफेंडर जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट होगी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत। डन। Explain the term critical infrastructure as defined under provision of Prevention of Electronic Crime Act। 2 अलग अलग अटेम्प्ट, एक ही लॉ रिपीट हो गया। स्प्रिंग 22 में आता है, ऑटम 22 में भी आता है। तो स्प्रिंग 22 में लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम आ गया, तो अगली दफ़ा वो तैयार करके गए होंगे प्राइवेसी वाला, डाटा प्रोटेक्शन वाला, और ये फिर रिपीट हो गया। तो इसलिए हरगिज़ इस तरह का ट्रेंड नहीं बनाना। 2-2 सफ़े हैं, अब उसमें बंदा क्या शॉर्टकट मारे। तो जो सबसे तकलीफ डेफिनेशन पूछी जा सकती थी वो पूछ ली। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 3 नंबर के लिए, आसान बात 5 नंबर के लिए। उन्हें क्या पता, हम लोगों ने लॉजिक समझी हुई है। और मुश्किल डेफिनेशन 3 नंबर के लिए, तो बता सकेंगे दोनों चीज़ें। चैप्टर 16 के बारे में बात करते हैं।
अंडर द पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट, ये ICAP बहुत अच्छा है, लॉ का नाम ज़रूर बताता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई भी डेफिनेशन पूछो और आप सोचते ही रह जाएंगे पता नहीं ये कहाँ से आई है। तो पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007 के तहत आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश बाय ऑपरेटर ऑफ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। DPS के ऑपरेटर को ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स कौन से रखने हैं, याद है? ऑपरेटर्स वगैरह सही हो, डिवाइस, सिक्योरिटी, फलाना फलाना, बैकअप शैकअप, वो एक लिस्ट बनी हुई थी 4 पॉइंट्स की, 4 नंबर का सीधा सीधा सवाल। अंडर द प्रोविजन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन मे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, बताएं कब एक बंदा अकाउंटेबल ठहराया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के लिए। ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज इफ ही इज़ प्रूवन गिल्टी। अब वही बात है कि अपनी मर्जी है तो 5 नंबर के लिए बहुत कुछ पूछ डाला। पहले मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पूछी है पूरी कि कब कहा जाएगा कि एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, फिर उसकी सज़ा भी पूछ ली, इतने में 50 मिलियन 1 से 10 साल के है और वो चीज़ फॉरफिट हो जाएगी। नंबर थोड़े से और ज़्यादा होते हैं तो हम, चूँकि उन्होंने पर्सन बोला है तो हम कंपनी वाली बात भी लिख देते हैं। अभी चूँकि नंबर मुनासिब है और ऑलरेडी हम एक डेफिनेशन अच्छी खासी लिख चुके होंगे तो सिंगल पर्सन के जो जुर्माने और वो डेफिनेशन पूरी लिखने के 5 नंबर। जी, रिस्क ना लिया जाए तो बेहतर है। अगर ज़रा सा भी डाउट है और 3 इजाफी लाइनें हैं तो 1 मिनट लगना है वो 3 इजाफी लाइनें लिखने में, खामखा एक आध नंबर कट जाए बिला वजह, और यही 1-1 2-2 नंबरों ने तो आहिस्ता आहिस्ता पास होने के करीब पहुंचाना है। क्लियर? अब देखते हैं रीसेंट पेपर में क्या आया। रीसेंट पेपर का जो एंड वाला मॉक है वो शायद हमारे पास यहाँ नहीं होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आंसर्स की फाइल की एंड पे लगा हुआ हो। नहीं है ना इधर, नहीं कोई मसला नहीं, हम किताब से डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। नेट चल रहा है, ICAP की वेबसाइट से उठाते हैं। icap.org.book। नॉट सिक्योर, वो कह रहे हैं ICAP सिक्योर नहीं है। बहुत देर कर दी ये बताते बताते, अब तक हम जो है ना, मैं भी ऐसे जज्बाती हो गया जैसे इंटरनेट पता नहीं किस तूफ़ानी रफ्तार पे चल रहा होगा। इंटरनेट का नाम है SBI स्टाफ को तो ऐसे ही गरीब से इंटरनेट मिलना है। खैर मेरे पास भी यही होता है। पहले ऊपर लिंक दिए हुए होते थे लेकिन अब वो उनमें मसला आता है तो हम नीचे से क्लिक करके जाएंगे स्टडी रिसोर्सेस। कोई बात नहीं, आज तो टाइम ही टाइम है हमारे पास। मैं तो कह रहा हूँ ईद के बाद 3 चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट कर लेते हैं, कितना मज़ा आएगा। कौन से 3? अभी भी पूछने वाली बात है। कौन मतलब ये सवाल कौन पूछता है अभी हम कौन से 3 चैप्टर्स के मतलब आपने तो सारे जज्बात ही मेरे जो है ना उजाड़ के रख दिए। जिन 3 चैप्टर्स का बार बार जिक्र हो रहा है, जिनके पास पेपर्स की डिस्कशन हो रही है। क्या हो रहा है? पार्टी हो रही थी? कैसी? पिछली क्लास में? पिछली क्लास वाले बड़े खुश नसीब लोग हैं जी, उनको अक्सर कुछ जो है ना वो जूस चिप्स वगैरह मिल जाते हैं। मैं रात देर तक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में फाइनल प्लस बाकी एक्टिविटीज़ में होता हूँ तो अक्सर 2-3 साढ़े 3 भी बज जाते हैं निकलते निकलते। तो वो मेरी पहली क्लास होती है सुबह, तो उसमें एक गुमान ये होता है कि हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ। तो फिर अपने आप को कंट्रोल रखने के लिए वहाँ पे ना हमने एक जुर्माना रखा हुआ है कि मैं अगर इतना लेट हो गया तो जूस आएंगे, अगर उतना और लेट हो गया तो चिप्स भी ऐड हो जाएगा, उतना और लेट हो गया तो साथ एक हाफ़ रोल भी ऐड हो जाएगा। जुर्मानों के लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो वो जब उस तरह से लेट हो जाता हूँ तो फिर वो जुर्माने होते हैं। आपकी क्लास में लेट हो नहीं पाता, तो बाकी के जो 7 बैचेज़ हैं उनमें लेट नहीं हो पाता। वो पहले बैच जो है ना, तो चूँकि उनका लेक्चर थोड़ा ज़ाया हुआ होता है तो उसकी डैमेजेस के तौर पे जो है ना उनको, हाँ, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाते। वो कहते हैं हम डैमेजेस से हमारा काम चल जाएगा।
जितना स्लो चल सकता है वो चल के दिखा रहा है। नहीं जी, इस दफ़ा मूड में बैठे थे, उन्होंने अपने हिसाब से चले। लिस्ट एनी 4 सर्कमस्टांसेस अंडर विच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिवोक द डेजिग्नेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम अंडर प्रोविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड फलाना एक्ट। वो पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। उन्होंने कहा जी कोई सी 4 सिचुएशन बताएं जहाँ उनकी डेजिग्नेशन रिवोक हो सकती है। जिसने रट्टा मारा हुआ होगा फ़ौरन से उसके जहन में क्लिक होगा, वो लिखेगा और बात बन जाएगी। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 एक्सप्लेन प्रोडक्ट मार्केट एंड जोग्राफिक मार्केट। प्रोडक्ट जोग्राफिक मार्केट मतलब जो उसमें सबसे फजूल बात हो सकती है पूछे जाने वाली, वो पूछ ली। तो ये नहीं सोचना कि क्या हल्का है क्या भारी है, जो भी है आपने याद कर लेना है। तो 2 डेफिनेशन प्रोडक्ट मार्केट की और जोग्राफिक मार्केट की, और फिर वो प्रैक्टिसेस दैट आर कंसिडर एज डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अब मर्जी है ना आई कैप की, अब फेसबुक के रस्तू अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे होंगे। इन्होंने एक लॉ में से 8 नंबर का सवाल बना दिया, एक में से 4 नंबर का बना दिया, एक चैप्टर गायब कर दिया। तो कोई ट्रेंड नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इन तीनों चैप्टर्स को ब्लॉक बना के देखना है। ये 3 चैप्टर से मिला के 10, 11, 12, 15 इतने नंबर के सवाल एक्सपेक्टेड है। सवाल इसी तरह से होता है। अब जब वेबसाइट खोली हुई है, अब आपने तो सवाल तोड़ तोड़ के पढ़े हैं, सिर्फ आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि सवाल नॉर्मली किस तरह का दिखता है जी। हाँ, इतनी मेहनत के बाद खुल ही गया था। नहीं, वो हमारे पास सिर्फ कन्वर्ट करने वाली बात है। मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ना, उसके एंड पे मॉक दिया हुआ होता है। बस वो यहाँ फोल्डर रखते हुए शायद जो है ना वो मिस हो गया हो। ये हमने ओपन किया है इससे पिछला पेपर जो हम देख रहे थे ना, ये देखें एक सवाल, उस सवाल के 3 पार्ट, एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। सवाल को देखते ही पता लग जाता है रट्टे वाला सवाल। ऊपर नीचे सिनेरियो बड़े बड़े सी चीज़ें चल रही होती हैं, दरमियान में अचानक से क्यूट सा सवाल आ जाता है। 2-2, 3-3 लाइनें लिखी हुई होती हैं, पता लग जाता है रट्टे वाला सवाल। 4 और 4 8 और 5 13। तो इस वाली अटैम्प्ट में 13 नंबर, रीसेंट अटैम्प्ट जो देखी उसमें 12 नंबर। इससे पिछला पेपर भी देख लेते हैं, आज तो टाइम ही टाइम है। कोई बात नहीं, और स्लो चल लो, खैर है। पट्टी चली ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर प्रोविजन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दिस। देखें सवाल देखते साथ ही नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत से ब्लॉक बने हुए हैं, सीधे सीधे रट्टे वाले। और इस दफ़ा 13 नंबर, रीसेंट पेपर में 12, पीछे 2 में 13। तो कम से कम आज तक जो पूछा उन्होंने 12 नंबर के लिए पूछा है। तो 12-13 नंबर के आसपास अगर इन 3 चैप्टर्स में सवाल आ रहे हैं, और इन 3 चैप्टर्स को याद करने से ये वाले सिक्योर हो जाते हैं जिसमें लॉजिकल। और मज़े की बात है कि हमने लॉजिक इस लेवल पे समझी हुई है कि अगर लॉजिकल सवाल आ जाए तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोगों को इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। आप लोगों की बड़े अच्छे लेवल पे तैयारी हुई हुई है। इनको क्रैम भी कर सकते थे, लेकिन इनके ऊपर हमने भरपूर टाइम गुजारा है इसको समझने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हम ऑनवर्ड जो है वो अपना सबसे टेक्निकल चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे, चैप्टर 14 नेगोशिएबल। उसके साथ चैप्टर 15 कनेक्ट हो जाता है, आधे कॉन्सेप्ट उसके इस्तेमाल होंगे, कुछ में नए कॉन्सेप्ट है। और देन हमारे चैप्टर का सबसे आखिरी, सिलेबस का आखिरी आइन,
आईन पाकिस्तान। जी, सबसे पहला चैप्टर सबसे आखिर पे, हमने किताब की तरतीब ही बदल डाली। आइन तो सबसे आखिर में ना, ताकि आप जब फ्री हो क्लासेस से तो आइन जो है वो आपके जहन में हो। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद 2 हफ्ते के अंदर हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, और फिर उसके बाद 2 हफ्ते जो है ना वो हम करेंगे तगड़ी वाली रिवीजन। 1.25 घंटे की क्लास, 10 से 11 दिन, सारा सिलेबस सुपर फास्ट फॉरवर्ड। उसमें हर अगले दिन टेस्ट हो रहा होगा, वो टेस्ट पूरे दिन के लिए एप्लीकेबल होगा। एक कमरा मुख्तस हुआ होगा, हर बंदा अपने अपने टाइम पे अपनी पसंद से अपनी तैयारी करके वहाँ जाए, टेस्ट दे के और वापस आ जाए। उसको 2 से 3 दिन में वो टेस्ट चेक होकर मिल रहा होगा। वो टेस्ट हफ्ते बाद नहीं मिलेगा, उसकी चेकिंग भी थोड़ी सी फास्ट होगी इंशाल्लाह। तो ये प्लान है। हाँ, टाइम के जो है ना वो बहुत सारे क्लैशेज़ हैं, मतलब रिवीजन क्लास में हमें ज़रा ज़्यादा टाइम चाहिए, और वो टाइम हमारे बहुत ज़्यादा इधर मॉर्निंग के टाइम में अच्छा खासा क्लैश कर जाता है। फिर आगे जो है वो सर अली इमरान साहब की का भी ये प्लान है कि वो टैक्स के बैचेस के स्टूडेंट्स को फास्ट ट्रैक के अंदर भी उनको रिवीजन का मौका देना है, जो शाम के वक्त है। तो मज़े की बात है कि मैं अगर सुबह रखूँ तो भी क्लैश हैं, दोपहर रखूँ तो भी क्लैश हैं, शाम रखूँ तो भी क्लैश हैं। तो मैं मज़ीद शाम, यानी मुझे लग रहा है सबसे सेफ़ टाइम है शाम 5 बजे का। शाम 5 बजे बेहतरीन सा आराम से ठंडे टाइम पे आए, और एक दफ़ा जो है ना वो हर दिन उसको, और अगेन उसको फ़िज़िकल स्टूडेंट्स हों या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हों, सबको उसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अवेलेबल कर दें। क्योंकि हम क्लास के ऑफिशियल टाइम से हट के कर रहे हैं तो कुछ लोगों को उसमें परेशानी हो सकती है। तो अभी तक जहन में प्लान ये हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे सर से डिस्कस करूँ, कोई ऐसा टाइम निकल आए जिसमें क्लैश कम हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं निकल पाएगा। और सेफ़ यही है कि हम उस टाइम पे, ताकि हमारे पास कैप ना हो कोई। 5 बजे शुरू करें, टॉपिक ख़त्म होते होते 1.25 घंटे में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम 1.5 घंटा पढ़ लें, हम आगे जा सकें बगैर किसी फ़ियर के किसी और टीचर से टकरा गए, कोई और मसला हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ना नेक्स्ट पूरा मंथ जो है ना बड़ा मज़ेदार है। एक तो सिलेबस एंड होगा और उसके बाद फिर रिवीजन होगी। तो आई कैप के एग्ज़ाम से महीने से भी ज़्यादा पहले आप बिल्कुल इंशाल्लाह ताला फ्री हो चुके होंगे। अगस्त पूरा आपके पास होगा, लिख के प्रैक्टिस करें, याद करें, और आप अगस्त से पहले पहले टेस्ट समेत फारिग हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। तो मैं जी फुल लेंथ मॉक होगा, वो होगा आई कैप के पेपर से ठीक 2 हफ्ते पहले। यानी यूँ समझें कि अगस्त में आप तैयारी कर रहे होंगे तो अगस्त का जो 3रा हफ्ता होगा या 4था हफ्ता होगा, वॉट एवर, जिस भी वीक में जो आई कैप के एग्ज़ाम से ठीक 2 हफ्ते पहले बन रहा होगा ना, सेम टाइम सेम डे, जिस वक्त आई कैप में होता है, जिस टाइम पे होता है, उस टाइम पे हम यहाँ पे मॉक इंशाल्लाह कंडक्ट कर रहे होंगे। तो प्लान ये है कि आपसे इतने टेस्ट लिए जाएँ, इतना तंग किया जाए कि आप तंग होके पास हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने टाइम दिया और हम लोगों ने काफ़ी सारी डिस्कशंस कर ली। ठीक है।